हेलो। आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज आपके हिंदी विषय हिंदी अनिवार्य क्लास 12th के अंदर जो टॉपिक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जो आपके 7 नंबर का आने वाला है, उसको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको पूरा कवर कराया दिया जाएगा और आप पूरे 7 में से 7 नंबर ला सकते हैं। और जो पिछली वर्षों के अंदर यहाँ पर आपके क्वेश्चन व आंसर आए थे बोर्ड परीक्षा के अंदर, वो भी लेकर आए हैं और उनको भी किस प्रकार से हल करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और ये पीडीएफ जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये पीके सर द्वारा बनाई गई है, जो धौलपुर के रहने वाले हैं, हिंदी लेक्चरर। इनके द्वारा जो भी पीडीएफ जो भी तैयार किया जाता है, वो बहुत रिसर्च करके तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर जो भी आएगा, इसके अंदर से आपको मिलने वाला है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम और अंक बाहर है इसका 7। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक परीक्षा जो हिंदी हिंदी अनिवार्य की परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस भाग से। तो यहाँ पर विभिन्न माध्यम के लेखन से यहाँ पर 4 अंक का आने वाला है। और जो आपके यहाँ पर लेखन कार्य है विभिन्न माध्यमों की, जो आपके 4 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर दो प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक लघुरात्मक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। और जो आपका यहाँ पर जो लेखन कार्य है आलेख वाला, जो आपके फीचर लेखन है, और ये आपके 3 नंबर का आने वाला है, जो एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विभिन्न माध्यमों के लेखन की, जो आपके 4 अंक का आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये 4 अंक बिल्कुल पक्के करने वाले हैं। जो आपका छोटा सा वीडियो होने वाला है, और ये 4 नंबर गारंटी है कि आपके 4 में से 4 नंबर इस टॉपिक से आप ला सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो सब चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों के लेखन, जो आपका पहला टॉपिक है जनसंचार के माध्यम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनसंचार होता क्या है। यानी कि जो जनसंचार वो होता है कि हमें सूचना होती है, उसको आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। जो हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही जनसंचार का कहते हैं। और इसके बारे में ही हम इस टॉपिक के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंचार के माध्यम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, लिखिए। या इसी प्रकार से क्वेश्चन पहले बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया था। आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखे, जो आपके 2023 के अंदर आया था, जो यहाँ पर 1 नंबर का था। तो इसी प्रकार से आपके भी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल। और चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं जनसंचार के माध्यम। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरा है न्यू मीडिया। तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया है, उसको मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है, जिसके अंदर ये छपाई, जो यहाँ पर अखबार पत्र पत्रिकाएं जो छपता है, जिसके माध्यम से हमें न्यूज़ प्राप्त होते हैं, उसे यहाँ पर प्रिंट मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो यहाँ पर टेलीविजन और रेडियो, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमसे कनेक्ट होते हैं, जो हमें न्यूज़ पहुँचाते हैं, उसे टेलीविजन और रेडियो जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। और न्यू मीडिया की बात करें तो न्यू मीडिया आपके इंटरनेट से संचालित माध्यम को न्यू मीडिया कहते हैं, जो अब नव माध्यम बन चुका है। जो हम इस टाइम पे ज़्यादातर यूज करते हैं, वो है न्यू मीडिया का यूज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे कि मुद्रित माध्यम के बारे में। तो मुद्रित माध्यम के यहाँ पर लेखन के 6 ककार होते हैं। ये ककार क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ककार वो होते हैं जो हम समाचार प्रदान करते हैं, उनके बारे में जानना है जरूरी होता है, उसे ककार कहा जाता है। जो जैसे यहाँ पर समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवालों का यहाँ पर जवाब पूछा जाता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इनका उत्तर देने की कोशिश की जाती है, तो वह पूरी न्यूज़ बिल्कुल अच्छी हो जाती है, सरल हो जाती है। जिसके माध्यम से अगर इन सवालों के जवाब यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तो आप मान लीजिए आपको पूरी न्यूज़ पता है। इसी प्रकार से ये 6 ककार होते हैं, इनको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर ये पूछा जा सकता है कि मुद्रित माध्यम के 6 ककार कौन कौन से या कितने ककार होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 6 ककार होते हैं। अब इन्हें बात कर लेते हैं कि 6 प्रकार कहा जाता है, ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पर कौन कौन से ककार, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि इंट्रो आमुख भी कहते हैं में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या, कौन, कहाँ और कब। अभी आपको पता लगना चाहिए कि इंट्रो होता क्या है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बता देता हूँ। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये यहाँ पर पिरामिड टाइप में बना दिया जाता है, यह आपको समझाने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले न्यूज़ आती है ना, अगर आपको कोई भी न्यूज़ सुन रहे हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो होता है, उसे सबसे ऊपर में रखा जाता है। जो इंट्रो होता है इसमें क्लाइमैक्स होता है, यानी कि शुरुआत के अंदर कोई भी न्यूज़ है उसका क्लाइमैक्स आपको इंट्रो के अंदर ही मिल जाएगा। सेकंड, आपकी जो मेन बॉडी होती है न्यूज़ की उसको बारे में बताया जाता है, और लास्ट में आपको समापन किया जाता है जो तथ्यों के माध्यम से आपको यहाँ पर किया जाता है। तो इंट्रो के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या, कौन, कहाँ और कब, जो इंट्रो के माध्यम से आता है। और बीच बॉडी के अंदर जो मेन बॉडी होती है न्यूज की, उसको कैसे और क्यों, इसके माध्यम से पूछा जाता है। अब इसकी यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रिंट मीडिया, रेडियो या टेलीविजन सभी के लिए समाचार लेखन की प्रभावी, सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय शैली उल्टी पिरामिड शैली है। यानी कि उल्टी पिरामिड शैली के अंदर पहले यहाँ पर इंट्रो आ जाता है, फिर मेन बॉडी आ जाती है, फिर समापन हो जाता है। इस शैली में समाचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों व सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। इस शैली में क्लाइमैक्स प्रारंभ में होता है, यानी कि सबसे पहले जो मेन चीज होती है वह पहले इंट्रो या लीड में होती है, दूसरी मेन बॉडी और फिर समापन। इस प्रकार से सबसे मेन चीज पहले, फिर दूसरी चीज, फिर सेकंड चीज। इस प्रकार से यहाँ पर इस चीज को शुरुआत किया जाता है। जो आपकी उल्टा पिरामिड शैली है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इस चीज को देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रो, फिर मेन बॉडी, फिर समापन। इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है अखबार के भाग, जो किस प्रकार से यहाँ पर होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अखबार में लिखा जाता है, उसके अंदर सबसे पहला भाग होता है स्टोरी। स्टोरी के अंदर क्या होता है देख लीजिए। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है, कि मीडिया जो भी खबर होती है उसे स्टोरी कहा जाता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबर को कवर स्टोरी कहा जाता है। ये मेन चीज है। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि अखबार में प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबर को क्या कहा जाता है। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर कवर स्टोरी प्रथम पेज पर छपने वाली को कहा जाता है। प्रथम पेज पर छपने वाली यहाँ पर खबर को कवर का स्टोरी कहा जाता है। अगला है कॉलम। कॉलम किसे कहा जाता है, सामान्यतः एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं। कम महत्व की खबर छोटी होती है, वह सिंगल कॉलम में सिमट जाती है, वह स्टोरी नहीं कहलाती। यानी कि जो एक कॉलम के अंदर ही जो काम हो जाता है, बिल्कुल छोटी खबर होती है, उसे यहाँ पर स्टोरी नहीं कहते, उसे यहाँ पर छोटी खबर कह देते हैं। जो बिल्कुल छोटी होती है उसे यहाँ पर स्टोरी नहीं कहा जाता। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि न्यूज के प्रकार कौन कौन से प्रकार की यहाँ पर न्यूज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 प्रकार की होती है, पहली है हार्ड न्यूज और दूसरी आपकी सॉफ्ट न्यूज। तो हार्ड न्यूज के अंदर कौन कौन सी न्यूज आती है, जो रोजाना की घटनाएं क्रम होती है, वो अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार से रिलेटेड जो भी खबर होती है वो आपके हार्ड न्यूज से संबंधित होती हैं। और सॉफ्ट न्यूज की बात करें तो मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली समाचार होते हैं, उसे यहाँ पर सॉफ्ट न्यूज के अंदर रखा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वहां पर आपकी जो मुद्रित मीडिया की बारे में बात कर ली है। अब यहाँ के अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आपके यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। 3 कौन कौन से प्रकार है यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है दृश्य माध्यम, जो हमें केवल यहाँ पर उसे देख सकते हैं। और दूसरा है श्रव्य माध्यम, जो हमें यहाँ पर केवल सुनाई देता है। और तीसरा है दृश्य प्लस श्रव्य, यानी कि जो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस कौन कौन से इसके उदाहरण है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका दृश्य माध्यम है, जो मूक फिल्में, यानी कि जिसके अंदर आवाजें नहीं होती, केवल दृश्य होते हैं, उसे यहाँ पर दृश्य माध्यम के अंदर रखा जाता है। और रेडियो की बात करें तो यहाँ पर जो आपके सुन सकते हैं उनको श्रव्य माध्यम कहा जाता है। और जिसके अंदर रेडियो है, जिसके अंदर आप सुन सकते हैं और यहाँ पर देख नहीं सकते उन न्यूज़ों को, तो यहाँ पर जो रेडियो के माध्यम से रखा जाता है। और दृश्य श्रव्य माध्यम से बात करें तो यहाँ पर ऑडियो प्लस विजुअल, जिसे हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे टीवी या फिल्म, उसको यहाँ पर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसको यहाँ पर दृश्य व श्रव्य माध्यम में रखा गया है। आप ध्यान रखिए कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है और उसके यहाँ पर
जानकारी दीजिए, तो नाम लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले अगले आगे बात करें तो आगे आपको मैं ये थ्योरी यहाँ पर पढ़कर सुना देता हूँ। आप बिल्कुल सरल है, आप देख लीजिए कि रेडियो के समाचार लिखते समय सहज, सरल एवं प्रवाहन भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो समाचार लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, या इसके महत्वपूर्ण कथन के बारे में लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज को ध्यान में रखा जाता है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कि रेडियो के समाचार लिखते समय सहज, सरल एवं प्रवाहन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे श्रोता सरलता से समझ सके। ठीक है। टीवी समाचार में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, यानी कि पहले से लिख कर रखते हैं कि हमें बोलना क्या है, उसको यहाँ पर स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो खबर के साथ होती है। जैसे जैसे दृश्य सामने आते हैं उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट साथ चलती रहती है। दृश्य का काम कैमरा करता है तथा स्क्रिप्ट लिखने का काम यहाँ पर रिपोर्टर या संपादक करता है। इस बात को ध्यान रखिए, रिपोर्टर या संपादक स्क्रिप्ट लिखने का काम होता है। स्क्रिप्ट क्या होती है, आपको बता दें कि स्क्रिप्ट वो होती है जो मैं पहले से लिख कर रखते हैं और उसे हमें आगे बोलना होता है, उसे यहाँ पर स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बाइट क्या होता है, या बाइट को यहाँ पर कथन भी कहते हैं, कि टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर की पुष्टि हेतु उसमें जुड़े लोगों या लघु साक्षात्कार दिखाए जाते हैं, उन्हें बाइट कहा जाता है। या अगर मान लीजिए कोई भी न्यूज़ है और वहाँ पर न्यूज़ लेने गए और उसके बारे में वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ से इंटरव्यू लिया, छोटा छोटा इंटरव्यू, उसे यहाँ पर बाइट या कथन कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि टीवी समाचारों के गुण, यानी कि टीवी समाचारों के गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। तो तथ्यों पर आधारित होती है टीवी से समाचारों के गुण कौन कौन से होते हैं, कि तथ्यों पर आधारित होती है, स्पष्ट होती है, संक्षिप्तता से लिखी जाती है। ये दोनों तरीके से देखी भी जा सकती है और सुनी भी जाती है, यानी श्रेय श्रेय जैसे साम्य होती है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि तथ्यों के दोहराव से बचना होता है, कि यहाँ पर दोहराई चीजें यहाँ पर दोहराई नहीं जाती है, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावी होती है। और आप और भी लिख सकते हैं कि टीवी से देखने के क्या होते हैं, यहाँ पर जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए भी काफ़ी होती है, क्योंकि वो यहाँ पर अनपढ़ लोग होते हैं, वहाँ पर जो यहाँ पर लिखित होता है तो उनको पढ़ नहीं पाते। तो इसके अंदर क्या होता है, टीवी के अंदर वो सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उसके माध्यम से उनको सरल होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रिंट मीडिया की विशेषता कौन कौन सी है। ये टीवी मीडिया की होगी। अब यहाँ पर प्रिंट मीडिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया के अंदर स्थायित्व, जो आपके बिल्कुल प्रिंट के माध्यम से छपी होती है तो हमेशा के लिए होते हैं, वह स्थायी हो जाती है। लिखित भाषा का विस्तार होता है और चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है। लिखित माध्यम के अंदर क्या होता है, बिल्कुल रिसर्च करके साथ बनाई जाती है और उनका चिंतन करने का विचार, इस प्रकार की सभी चीज़ के गुण डाले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रिंट मीडिया की कमियां। ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सरल यहाँ पर छोटे आंसर देना होता है। तो इसी प्रकार से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब कमियां पूछ ली है, तो कमियां कौन कौन सी होते हैं, निरक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि प्रिंट मीडिया है जो आपके अखबार हैं वो निरक्षर हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं होती है। तुरंत घटनाओं को प्रेषित करने में यहाँ पर अनुपयोगी होती है, यानी कि जो तुरंत, अगर मान लीजिए अभी कोई न्यूज़ घटी और उसको छापना है तो वो यहाँ पर इस अखबार के माध्यम में संभव नहीं है। इसकी यहाँ पर क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर एक बार ही होता है अखबार का माध्यम, यानी कि जो आज न्यूज़ छपी है वह कल आएगी, तो ये प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं होता। तो प्रिंट मीडिया इस चीज़ को करने में असमर्थ होता है। टीवी के अंदर क्या होता है कि अगर न्यूज़ अभी की है तो अभी यहाँ पर दिखाई दे देती है, लेकिन प्रिंट मीडिया अखबार के अंदर एक दिन पहले की न्यूज़ आती है और यहाँ पर डेडलाइन होती है कि अगर आप रात के 12 बजे से पहले पहले की न्यूज़ यहाँ पर ला कर देंगे तो वो न्यूज़ आपकी छप सकती है और बाद की न्यूज़ यहाँ पर नहीं छपेगी। तो इसी प्रकार से आप प्रिंट मीडिया के अंदर एक कमी मान सकते हैं। मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको बता दूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यानी कि मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अखबार लिखते समय कौन कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से दे सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी, भाषा व व्याकरण तथा शैली का ध्यान रखना चाहिए,
समय सीमा व आवंटित जगह का ध्यान रखना चाहिए। लेखन का तारतम्य होना चाहिए। लेखन व प्रकाशन की समय अशुद्धियों और गलतियों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अखबार के अंदर जो आपकी न्यूज़ आती है उसके अंदर भाषा बिल्कुल सरल व शुद्ध होती है। इसी प्रकार से आप अपने अनुसार और भी आंसर बनाकर इस प्रकार से दे सकते हैं। अब आगे बात करें तो आपके आगे अब आगे है कि टीवी खबरों में विभिन्न चरण, यानी कि टीवी की खबर होती है उनके अंदर कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ये कौन सी होती है? कोई भी महत्वपूर्ण या बड़ी खबर होती है उसको तत्काल दर्शकों तक फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में पहुंचाया जाता है। यानी कि कोई भी न्यूज़ होती है जिसको तत्काल पहुंचाया जाता है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए। अगला है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाए जाते हैं। यानी कि कहीं की न्यूज़ है और उसके दृश्य यहाँ पर फोटो नहीं आए, लेकिन रिपोर्टर क्या होता है उसको सुना देता है, उसे यहाँ पर ड्राई एंकर कहा जाता है। ठीक है। अब फोन इन के बारे में बात कर लेते हैं। फोन इन क्या है? इसमें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करते हुए विस्तार से खबर को दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी कि जो रिपोर्टर होता है और वहां पर दूसरा रिपोर्टर गया है उससे यहाँ पर फोन पर बात करते करते यहाँ पर न्यूज़ चलाई जाती है, उसे यहाँ पर फोन इन कहा जाता है। ठीक है। ये सब टीवी खबरों के माध्यम के अंदर होता है। और अब एंकर विजुअल की बात करें तो घटना के दृश्य मिल जाने पर एंकर दृश्य दिखाते हुए खबर को दर्शकों तक पहुंचाता है। इसे यहाँ पर एंकर विजुअल कहते हैं। यानी कि एंकर को यहाँ पर वीडियो मिल चुका है और उस पर वो बोलता है तो उसे यहाँ पर एंकर विजुअल कहा जाता है। अब एंकर बाइट की बात कर लेते हैं। कथन या लघु साक्षात्कार आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पर बाइट क्या होता है। यानी कि वहाँ पर जाकर घटनाक्रम पर जाकर वहाँ के लोगों से पूछना या छोटा यहाँ पर इंटरव्यू लेना, उसे ही लघु साक्षात्कार या एंकर बाइट कहा। लाइव क्या होता है कि किसी भी घटनाक्रम का सीधा प्रसारण, उसको यहाँ पर लाइव कहा जाता है। किसी भी न्यूज़ को सीधा यहाँ पर दिखाई देना ही लाइव कहलाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या होता है? किसी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना जिसमें घटना दृश्य, बाइट, ग्राफिन के जरिए सूचना दिष्ट उपलब्ध कराई जाती है, उसे यहाँ पर एंकर पैकेज कहा जाता है। यानी कि न्यूज़ से संबंधित सारी जानकारी एक ही क्रम में दिखाई देना यहाँ पर एंकर कहा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं न्यू मीडिया और इंटरनेट के बारे में। तो यहाँ पर अगले से बात करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरनेट टाइप कर लें, जिससे हमें पता तो लगे कि आप इस वीडियो को यहाँ पर देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट आपकी न्यू मीडिया के अंदर आता है। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले थ्योरी बिल्कुल यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आप इसको सुनना है ओनली। तो इसके अंदर जो जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर चुका हूँ और बता दूंगा। यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता और साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे यहाँ पर इंटरनेट को इसी सभी इंटरनेट पत्रकारिता इसी को कहा जाता है। जो इस इंटरनेट के माध्यम से न्यूज़ आते हैं उसको इन नामों से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है? यह एक विशाल एवं विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो जनसंचार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। यानी कि इस समय का सबसे लोकप्रिय माध्यम की बात करें तो वह इंटरनेट ही है और इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यानी कि जनसंचार के सभी जो हमने पिछले बात किए हैं सभी गुण इसके अंदर समाहित हो चुके हैं। इंटरनेट आज के दौर में सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है, इस बात को हम ध्यान रखें। और अब इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें तो ये क्या है? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन, आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन, उनका आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता के नाम से यहाँ पर भी जाना जाता है। आप इसको भी ध्यान रखें। अब आगे बात करें तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 के अंदर हुई है। आप इसको अंडरलाइन कर ले, याद कर लें कि भारत के अंदर जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 के अंदर हो चुकी थी।
तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ पर सन वगैरह है जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या रिक्तता के अंदर पूछी जाती है, तो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। अब और है कि जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 के अंदर यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, यानी कि भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई और दूसरा चरण आपके 2003 के अंदर प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेबसाइट को विशुद्ध पत्रकारिता शुरुआत करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। यानी कि भारत की पहली वेबसाइट की बात करें तो rediff.com है, और यहाँ पर जो पत्रकारिता करती है विशुद्ध रूप से उसकी पहली वेबसाइट कौन सी है, तो वह तहलका.com यहाँ पर पहली वेबसाइट थी। जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानी पाठक मिलते हैं उन्हें व्यापार विज्ञापनों की कोई भी कमी नहीं रहती, और इस तरह से इंटरनेट पत्रकारिता खबरों के साथ शौक के साथ जीविका चलाने के लिए मददगार होती है। यानी कि जो आपके टीवी चैनल या पत्रकारिता है किसी के अंदर भी यहाँ पर जो यहाँ पर पत्रकार होते हैं उनको यहाँ पर विज्ञापन मिल जाते हैं, विज्ञापनकर्ता यहाँ पर इनको पैसे देते हैं और यहाँ पर विज्ञापन करते हैं। तो यहाँ पर ये शौक के साथ यहाँ पर न्यूज़ देना, यहाँ पर जीवन चलाने के लिए यहाँ पर पैसे मिलते हैं और यहाँ पर जीवन चलाने के लिए मददगार है। इस बात को इस टॉपिक के इस यहाँ पर लाइनों में लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया कौन है कि ब्लॉग स्पॉट, वर्डप्रेस, ट्विटर, फेसबुक, इसके अंदर ये न्यू मीडिया के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। इंटरनेट है, फिर उसके इंटरनेट के अंदर इन माध्यमों से आपको यहाँ पर न्यूज़ पहुँचाई जाती है। अब यूनिकोड क्या होता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यूनिकोड थोड़ा डीप के अंदर चला जाता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या होता है कि पहले हम न्यूज़ों को हिंदी के अंदर नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि हिंदी वेब जगत में प्रारंभ में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की रही है। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव में हिंदी पे ज़्यादातर साइट खुलती नहीं थी, लेकिन जब अब मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट के जरिए हिंदी साइट दुनिया में किसी भी कोने में पढ़ी जा सकते हैं। यानी कि मंगल यूनिकोड जो आया है, उस यूनिकोड आया है उसके बाद ही हम हिंदी वेबसाइटों को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी दुनिया में किसी भी कोने पर इनको पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करें तो अब आगे आपका ये लास्ट पेज होने वाला है जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपका याद करने का टॉपिक है। इसके अंदर यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं और इनको आप याद कर सकते हैं, तो याद जरूर करिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे तो इसके अंदर से बनने के बिल्कुल चांस है। तो यहाँ पर है कि रेडियो, अब आपके इंटरनेट हो चुका है, अब रेडियो टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो यह एक रेखीय लाइनर माध्यम है जो श्रेय माध्यम है, यानी कि सुनने का माध्यम है। तो रेडियो के अंदर संयुक्त अक्षर वह जो आपके कठिन शब्द होते हैं और भाषा का प्रयोग यहाँ पर वर्जित है, यानी कि इसके अंदर जो कठिन शब्द हैं उनका प्रयोग इसके अंदर नहीं कर सकते, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं कर सकते। और 1 से 10 तक की संख्याओं को शब्दों में बोला जाता है और 11 से 999 की संख्याओं को अंकों में यहाँ पर बोला जाता है। इस लाइन को आप बिल्कुल याद रखें कि रेडियो माध्यम के अंदर 1 से 10 तक की संख्याओं को यहाँ पर शब्दों के अंदर और 11 से 999 की संख्याओं को यहाँ पर अंकों के रूप में यहाँ पर बोला जाता है। समाचार कॉपी में शब्दों को ट्रिपल स्पेस के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर रेडियो समाचार लेखन में एक लाइन में अधिकतम शब्दों की संख्या 12 से यहाँ पर 13 हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि AIR की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो की, जो इसकी स्थापना 1936 में की गई और FM रेडियो की यहाँ पर शुरुआत 1993 के अंदर की गई है। टीवी भी एक रेखीय माध्यम है, परंतु चित्रों के माध्यम से इसमें अलग प्रभाव दिखता है। ठीक, और आगे बात करें तो विश्व में मुद्रण की शुरुआत करने वाला देश चीन है। मुद्रण वही है, मुद्रण माध्यम जो अखबार को ही कहते हैं, इसके अंदर चीन के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, विश्व में आधुनिक छापेखाने का आविष्कार करता गुटेनबर्ग जो जर्मनी का रहने वाला था, इसके अंदर की गई। और यूरोप में पुनर्जागरण रेंसो की शुरुआत इसी छापेखाने से की गई, जो आपके गुटेनबर्ग जर्मनी में है, उसी से यहाँ पर की गई। और यहाँ पर आपको बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, विश्व में मुद्रण की शुरुआत करने वाला देश कौन है, तो चीन सबसे पहले यहाँ पर चीन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता। तो यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता विश्व के अंदर बात करें तो यहाँ पर प्रथम चरण है और जो 1982 से 1992 ईस्वी तक चला था, और दूसरा चरण है 1993 से 2001 तक, और तीसरा चरण यहाँ पर 2002 से यहाँ पर शुरुआत हुआ था। और मेन है यहाँ पर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे
ये चीज़ आपके सभी वेबसाइटों के अंदर यूज़ होती है और इसके माध्यम से ही आपकी वेबसाइट बनाई जाती है और उसके माध्यम से आपको न्यूज़ दी जाती है। ठीक है। अब आगे बात करें तो भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई थी? ये आपकी विश्व के अंदर हो चुकी है। 3 चरण विश्व के अंदर आए थे और भारत की बात करें तो भारत के अंदर 2 चरण ही अभी तक यहाँ पर आए हैं। तो प्रथम चरण की दौर की बात करें तो 1993 तक और 2002 1993 से लेकर 2002 तक यहाँ पर प्रथम चरण हुआ और दूसरे चरण की बात करें तो 2003 ईस्वी के अंदर दूसरा चरण आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देख सकते हैं 1993 से 2002 तक प्रथम चरण और दूसरा चरण 2003 से और 2003 से यहाँ पर दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत में पहली साइट कौन सी थी? भारत की पहली साइट थी rediff.com और यहाँ पर अन्य साइट की बात करें तो इंडिया बाई फोलाइन रिफी, इस प्रकार से यहाँ पर और साइट थी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी, मैंने ये चीज़ आपके इस वीडियो के अंदर 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यह वेबसाइट जो विशुद्ध रूप से पत्रकारिता करती थी, ये भारत की पहली वेबसाइट होती है। और हिंदी में नेट पत्रकारिता की बात करें तो यहाँ पर प्रारंभ की बात करें तो वेब दुनिया से इंदौर के नईउद्दीनिया समूह से यहाँ पर हुई थी। ठीक है। और प्रभा साक्षी की बात करें तो सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध अखबार ही यहाँ पर है। तो आज पत्रकारिता के लिहाज में हिंदी में का सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है कि आज यहाँ पर हिंदी के अंदर पत्रकारिता करते हैं उसकी सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? तो यहाँ पर BBC है। और टीवी की ध्वनियाँ, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी में दृश्य और शब्द यानी कि विजुअल और वॉइस ओवर के साथ 2 तरह की आवाज़ें होती हैं। यानी कि टीवी के अंदर एक तो दृश्य होता है और वॉइस ओवर होता है और ये दोनों आवाज़ें मिलती हैं और टीवी की आवाज़ बनती है। और इसी प्रकार से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। और इस टॉपिक के अंदर हम अब बात कर लेते हैं कि आपके जो पिछले सालों के अंदर क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार से यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2023 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि प्रमुख जनसंचारों के माध्यम के नाम लिखे। तो आपको इस PDF के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि यहाँ पर प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख जनसंचार के माध्यम आपका पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा न्यू मीडिया जो इंटरनेट मीडिया है। उसका आंसर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है मुद्रित माध्यमों के लेखन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी अखबार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये भी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। और 2022 के अंदर क्या पूछा गया था, जो 2023 के अंदर पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन मुद्रित माध्यम के माध्यम हेतु लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया था। और 2022 के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्य लेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इस पर लिख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो सभी क्वेश्चनों का आंसर आप दे सकते हैं। इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। और जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई अगर आपको उसको ध्यान से भी देख लिया है तो आप इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलेंगी। और कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज़ को ज़रूर लिखें कि इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी चीज़ बिल्कुल सही लगी और आगे कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।